है? मैंने तो म्यूट किया था, तो म्यूट नहीं हुआ था। हाँ, ये ठीक है। सब लोग स्थिर होकर बैठेंगे। स्थिर होके मतलब स्टेबल होके बैठेंगे। जो स्टेबल नहीं हो सकता है, हवा हवा ही है। ये जयशंकर अब आ गया, देखो। जो स्टेबल नहीं हो सकता है वो वीडियो ऑफ कर लेना। और कहीं किसी को जाना हो 5 मिनट 10 मिनट के लिए तो जा सकते हैं, दोबारा वापस आ जाए। ठीक है, कहीं कोई काम हो कुछ हो। हाँ जी अश्विनी, 1 सेकंड में एक्सेस दे रहा हूँ बेटा, अनम्यूट करने को। हाँ रिजय। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मास्टर क्लास है फॉर मनी एंड वास्तुशास्त्र। कैसे पैसा अर्जित किया जाए, क्या वो मूल है शास्त्र में जिसकी इम्प्लीमेंटेशन से पैसा आता है। दो बहुत ही प्रमुख बिंदु हैं, इसको हमेशा याद रखना। वास्तु और वस्तु। वस्तु मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है। मैं आज तुमको जो बताऊंगा वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बताऊंगा। प्रैक्टिकली कि मैं कैसे कंसल्ट करता हूं क्लाइंट को, उससे क्या होगा कि तुम्हारे को चलती से पकड़ते में आएगा। सबको पता है पैसे की दिशा साउथ ईस्ट है, स्टेबिलिटी की साउथ वेस्ट है, नो हाउ की वेस्ट साउथ वेस्ट है, और प्राप्तियों की वेस्ट है। ग्राहक के फुटफॉल की दिशा नॉर्थ है। इतना सबको अब तक समझते में आ गया होगा। पर प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए मैं ये तुम्हें बताऊंगा। इस सेशन का जो मूल है, जो कोर है, वो ये है कि तुम्हें प्रैक्टिकल वर्किंग कैसे करनी है धन अर्जित करने के लिए। क्योंकि मैं तुमसे बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं कि मैं पैसे के पीछे भागा नहीं, पागल नहीं हुआ मैं पैसे के पीछे। वो क्या मामला है वो तुम्हें आज बताता हूं। इससे पहले किसी को नहीं बताया है। ये भी बता दूं, ये लोग बच्चे पढ़ के गए हैं, तुम्हारे मेंटोर, इन्हें भी नहीं ये क्लास ली है, ना कभी बताया है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट शो। ठीक है, बताता हूं क्या मामला है। स्लाइड ऑन करता हूं ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए तुम लोगों को। एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। पीछे के माइलस्टोन्स तुमने सारे कर ही रखे हैं। कल हमने पढ़ा था कि वास्तु और हेल्थ का क्या रिलेशन है, कैसे तुम वास्तु से एक कंडूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो ताकि तुम्हारी इम्यूनिटी किसी भी प्रकार के डिजीज को डिफीट करने में तुम्हारी मदद करे। ये जो कंडूसिव एनवायरनमेंट होता है ये मनोस्थल पर होता है, यानी कि मानसिक स्थल पर होता है। जब तुम्हारा माइंड बैलेंस होता है, एक इच्छा शक्ति होती है कुछ करने की, कुछ जीने की। जब तुम्हारा मन गिर जाता है, माइंड एकदम ब्लॉक्ड फील करते हो, जब ब्लॉक्ड फील करते हो तो लगता है कुछ भी अच्छा नहीं है। तो वास्तु से हम एक माहौल बनाते हैं, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिसमें कि तुम अपनी प्रकृति में वापस से रीइंस्टेट हो जाओ। क्योंकि अगर तुम अपनी प्रकृति में रीइंस्टेट हो जाते हो तो होता वही है जो वो चाहता है। हा? याद है ना वो स्टार प्लस डायलॉग। आज मैं तुम्हारे को पढ़ाऊंगा कि वास्तु से कैसे हम तुम्हारा स्पेस जो बिल्डिंग है उसको पैसे के साथ अलाइन करते हैं ताकि धन अट्रैक्ट हो, मनी को तुम अट्रैक्ट कर सको। कैसे वो माहौल बनाया जाता है जिसके अंदर तुम्हारी बिल्डिंग के अंदर वो माहौल कैसे बनाया जाता है जिससे तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी आ जाती है, वो खूबियां आ जाती हैं
जो पैसे को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, क्या वास्तु से कोई ऐसी मशीन लगाई जा सकती है कि छप्पड़ फाड़ के पैसा आए? जवाब है नहीं। अगर लगाई जाती होती तो मैं कंसल्टेशन नहीं करता, चुपचाप मशीन लगा के अपने घर में बैठ जाता। तो कोई भी ऐसा निकम्मा आदमी जिसके जीन्स के अंदर एनएचपी है, एनएचपी मतलब ना हो पाएगा कॉन्सेप्ट है, वो व्यक्ति के ऊपर वास्तु लगाने पर भी, उसका घर पे वास्तु सेट करने पर भी, प्रॉपरली दिशाओं को बैलेंस करने के बावजूद भी अगर वो एनएचपी वाले मनस का है तो काम नहीं करेगा। जो निकम्मे होते हैं उनके पास 100 बहाने होते हैं काम नहीं करने के, और जिसे श्रम करना है, कर्म करना है, उसके पास बहुत रास्ते निकल जाते हैं काम करने के। जैसे मानो एक क्लाइंट मेरे पास आए, बोलते हैं बच्चा लोग काम नहीं करते, तो मैंने उनसे बात करी, मैंने बोला क्या करना चाहते हो? बोले कुछ भी नहीं। कमाल है, कुछ तो करना चाहते होंगे, कुछ कर लो भाई। तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लो, कोई बिल्डिंग बना लो, कोई ले बेची कर लो, सबसे आसान है, इधर खरीदा उधर बेचा, एप्रिसिएशन का पैसा खा लो। बोले कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, अपन तो मौज करना चाहते हैं। तो ये जो मौजी आदमी है जिसने कुछ करना नहीं है, उसका वास्तु भी कोई भला नहीं कर सकता, क्योंकि उसने वो कैरेक्टर, वो बिहेवियर, वो व्यवहार अपना डेवलप कर लिया है कि उसे कुछ करना ही नहीं है। उसको दिखता है पिताजी के पास बहुत पैसा है, उसी में ही ऐश करेंगे। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कर्म नहीं करना चाहता और सोचे वास्तु घर का बैलेंस करके उसे पैसे मिल जाए, ये मिथ है। जो एक्चुअल है वो बता रहा हूं कि वास्तु करने से एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ये सब एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें हैं। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है कि तुम कहीं मीटिंग के लिए जाते हो तो वो फलीभूत हो जाती है। तुम कोई काम करते हो, कुछ मंथन करते हो, तो उसका तुम्हारे को एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है। पर अगर तुम कहो कि मैं काम नहीं करूं और रिजल्ट आ जाए, तो वास्तुशास्त्र में उसका कोई उपचार नहीं। ठीक है, वस्तु और वास्तु, अगर तुम्हारे घर का वास्तु बैलेंस्ड है, अगर हम एक बिल्डिंग को बैलेंस कर देते हैं, तो उस व्यक्ति को ये बोध आ जाता है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर, मैं क्या काम करूं। अगर उसको करना है तो उसको ये बोध आएगा कि मैं क्या काम करूं जिसमें मुझे पैसा मिले। पर अगर वो कुछ करना ही नहीं चाहता तो फिर वही बात है जो मैंने पीछे बताई है तुमको। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। वास्तु सेट किया, तुमने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, फैक्ट्री लगाने के बाद तुम्हें लगा कि यहाँ पे मामला गड़बड़ है, ये तो प्रोडक्ट ही नहीं चलने वाला है क्योंकि आउटडेटेड हो गया है, अब इसको अपग्रेड करते हैं। जैसे ही तुमने अपग्रेडेशन की तरफ सोचा, तुम मार्केट में वापस आ गए, वापस आते ही तुम्हें पैसा आना शुरू हो गया। पर वो क्या था जिसने तुम्हें रोक रखा था अपग्रेडेशन से? वो था नो हाउ। तुम्हें समझते नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और क्लैरिटी नहीं थी इस बात की अपग्रेडेशन के लिए। तुम वहीं लकीरें मारे जा रहे थे, पुरानी हो गई है, दुनिया आगे बढ़ गई है। क्या मोबाइल, वो नोकिया का ही मोबाइल यूज होता है क्या, वो पुराने वाला? अपग्रेड हो गया है। जब तुम सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट तुम्हारी राइट होती है, तो वास्तु और प्रोडक्ट सिलेक्शन मिलके पैसे को अट्रैक्ट करते हैं। अब वास्तु पुरुष उसी की ही मदद करते हैं जो मैंने तुम्हें बताया कर्म पुरुष होते हैं। तुम कहो कर्म पुरुष में बनना नहीं चाहता और वास्तु पुरुष मेरी मदद कर दे, वो होने नहीं वाला। क्योंकि जो ये वास्तु का विज्ञान है, ये मनुस्थल पे होता है। ये अलग अलग तल हैं जिनके ऊपर इनके इम्पैक्ट होते हैं। एक तल होता है जो कि कहता है कि मुझे सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, बस। और एक होता है कि वो कहता है मुझे दिल मांगे मोर।
फिर जब उसको और मिलता है तो कहता है अब कुछ बड़ा करना है। तो वहां पे उस व्यक्ति को हम वास्तु की मदद से, उस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की मदद से हम वो बड़ा काम करने में उसको मदद कर सकते हैं। पर अगर उसकी चाह हो तो, अगर उसकी चाह ही नहीं है, उसका तल ही सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का है, तो वो बड़ा काम नहीं कर पाए। सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है, बस इतना ध्यान रखना। सपोर्ट आता है, जैसे किसी को समझते में नहीं आता, नॉर्थ ईस्ट में पड़ी हुई ईंटें हटा देते हैं तो उसको लाइट फील होता है। तो एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो गया जो उसे सपोर्ट कर रहा है। अब जब मैं किसी से कंसल्ट करता हूँ, कहीं बात करता हूँ, तो मैं तुम्हें बताता हूँ वो कौन से पैरामीटर हैं जो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल मैप कर लेना अच्छे से। पहले तो क्लाइंट का प्रोडक्ट क्या है इसको समझते हैं। इसका रीजन भी बताता हूँ क्यों। तुम्हें लगेगा मैनेजमेंट की क्लास है क्या, कर मार्केटिंग की थोड़ी क्लास हो रही है, हा? पर इसके पीछे का जो कारण है वो भी आएगा। पहली चीज देख लेना कि वो प्रोडक्ट क्या बेचता है, माल है क्या। 2 नंबरिया है, 1 नंबरिया है। 2 नंबरिया है तो वास्तु मत करना। गलत आदमी को सपोर्ट नहीं करने की। एंटी नेशन एक्टिविटी के अंदर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना। कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है, कोई ऐसा इलीगल काम करता है, तो उसके घर पे वास्तु नहीं करना। अगर उसका प्रोडक्ट ओके है, अगर वो कहता है कि हाँ मेरी लालटेन की फैक्ट्री है, लेट्स से लैम्प, तो मैं उससे बात करूंगा कि तेरा प्रोडक्ट क्या मार्केट में अभी बिकता भी है, तेरे ग्राहक कौन होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि लालटेन बिकता ही ना हो मार्केट में क्योंकि बल्ब आ गए हैं, तो आउटडेटेड हो गया है। तो अपन चेक करते हैं कि क्या है मामला, प्रोडक्ट क्या है, और फिर टारगेट कस्टमर क्या है तुम्हारे। पूछते हैं ये क्लाइंट से, ऐसा नहीं कि इसको ऐसे बस कह दिया और छोड़ दिया। उसने कहा भाई साहब आपको क्या लेना देना, मेरे कोई भी क्लाइंट हो, तो अगर मुझे कुछ लेना देना नहीं है तो तू अपने रास्ते में अपने रास्ते, क्योंकि मुझे लेना देना है। क्योंकि अगर तुझे ही नहीं पता कि तेरे टारगेट कस्टमर कौन है, तो मैं कौन सी दिशा में उपचार करूं कि वो क्लाइंट तेरे पास आए। हाँ? तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या वो प्रोडक्ट है, उसकी डिटेलिंग करनी, उसकी मार्केट कैसी है इस टाइम पे, उसी से ही पूछ लेना कि तेरे टारगेट कस्टमर कौन है। वो कहेगा मेरे टारगेट कस्टमर एंड यूजर हैं या ट्रेडर हैं, या मैं तो ट्रेडर को देता हूँ जी, वो अपने आप दे देते हैं। तो ये चेक कर लेना उसके टारगेट क्लाइंट्स कौन है, लिख लेना। सपोज एक व्यक्ति कोलेबरेशन करता है, बिल्डिंग बनाता है, कोलेबरेटर है। तो कोलेबरेटर का टारगेट क्लाइंट कौन हुआ, जिसने घर में रहना है, जिसको घर खरीदना है, वो उसका टारगेट क्लाइंट। एंड यूजर जो हुआ उसका ये हुआ। और उसका प्रोडक्ट क्या हुआ, बिल्डिंग। और रॉ मटेरियल क्या हुआ, हर वो व्यक्ति जो अपनी बिल्डिंग को रेनोवेट करना चाहता है पर पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर तुम उससे पूछते हो कि तेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है अभी, वो क्या चीज है जिससे तू कमाता है एट प्रेजेंट। एक व्यक्ति कोलेबरेटर है तो तुमसे कहेगा मैं फाइनेंसर भी हूं जी, पैसा देता हूं ब्याज पे। जो अपने डे टू डे के खर्चे हैं वो फाइनेंस के ब्याज के काम से आ जाते हैं। एक व्यक्ति कहेगा मैं कोलेबरेटर हूं पर मेरी प्रॉपर्टी एक एक फ्लोर इतने हैं कि मैंने रेंट पे चढ़ा रखे हैं, तो अपने को रेंट आता है भैया, तो रेंट से अपन अपनी जो है जीविका कर लेते हैं ठीक ठाक मैनेज। और एक व्यक्ति कहेगा मुझे मालूम ही नहीं, मेरा प्रेजेंट सोर्स क्या है, कभी यहां से आ जाता है जी, कभी वहां से आ जाता है। तो यहां वहां की भी डिटेलिंग कर लेना। हाँ, फिर उससे पूछना कि वो कौन सा टाइम था तेरे जीवन का जब तुझे सबसे ज्यादा धन अर्जित हुआ। कोई तो टाइम आया होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं आया। अगर बिल्कुल नहीं आया होता तो यहाँ तक पहुंचता नहीं और इतने
वास्तु वाले की फीस दे के बुलाता नहीं। हाँ, वो कहेगा कि मेरा XYZ टाइम आया था जी, जब मैंने बहुत कमाया। उसको लिख लेना उस समय को, फिर उस समय की डिटेलिंग करना कि वो उस समय करता क्या था। क्योंकि मैं तुम्हें क्या कहता हूं, ये साइंस ही डिटेलिंग की है। तुम्हें मूल पे जाना है, रूट पे काम करना है, पत्तियां नहीं सजानी है। पत्ती तो वो खुद ही सजा लेगा। हुँ? तुमने वर्किंग करनी है रूट कॉज पे कि क्या था। हो सकता है कि वो चाइना से 2006 में एक ऐसा लालटेन लेके आया था जो इंडिया में था ही नहीं उस टाइम तक, या था तो बहुत लिमिटेड लोग थे, और उसकी एकदम से खूब डिमांड हुई, तो 2006 से लेके 2009 का पीरियड वो कहता है मेरा बहुत बूम पे था। हुँ? और अभी क्या है, अभी आउटडेटेड हो चुका है, कोई नया प्रोडक्ट नहीं है उसके पास, वो पार्क ही नहीं है। इसका मतलब ये है उसके पास वो साइट नहीं है, वो देखने की विधा नहीं है कि वो आउटडेटेड हो चुका है। फिर उससे पूछ लेना कि तेरा स्कोप ऑफ ग्रोथ क्या है, वो क्या है जिससे तू ग्रो करेगा। वो कहेगा जी मैं अगर कोई नया प्रोडक्ट ले आऊं तो मैं ग्रो करूंगा। कोलेबोरेटर कहेगा जी अगर मेरे पास कोई आ जाए बिल्डिंग बनवाने के लिए और मेरी टर्म पे मान जाए तो मैं तब ग्रो करूंगा। या मेरी कोई प्रॉपर्टियां हैं वो बिक जाए तो मैं ग्रो कर दूंगा, क्योंकि मेरा पैसा ब्लॉक है, खुल जाएगा। हाँ? और साथ में उससे पूछ भी लेना कि तू ग्रो करना भी चाहता है कि नहीं, या जितना है उतने पे रहना चाहता है, उसी तल पे रहना चाहता है। अगर वो कहे अपने तो इसमें खुश है, बस एक प्रॉपर्टी बिक जाए, तो उतना ही वास्तु करना कि उसकी प्रॉपर्टी बिक जाए, बात खत्म। जब तुम इन 4 लेवल्स की एनालिसिस करते हो तो तुम्हें समझते में आता है कि इस व्यक्ति को पैसा कैसे मिले। क्या मेरी बात समझ में आई यहां तक? पर ये एनालिसिस जरूर कर लेना, और ये होगी कम से कम 3 से 4 घंटे की डिस्कशन के बाद क्लाइंट के। ये ऐसे 5 मिनट का मामला नहीं होगा। अगर तुम्हारी 5-10 मिनट में उससे डिटेलिंग खत्म हो रही है, इसका मतलब वो या तो खुल के तुम्हें नहीं बता रहा है, या तुमने पूछने में कुछ कमी कर दी। क्योंकि प्रोडक्ट समझते समझते में टाइम लग जाता है। फिर उसके बाद उसका ग्राहक कौन होता है उसकी डिटेलिंग करने में भी टाइम लग जाता है। और जो खुल के बात ना करे तुमसे, उसको कहना अपना रास्ता ना। एक डॉक्टर, उससे नहीं छुपाते कुछ। एक अकाउंटेंट से नहीं छुपाते कुछ। एक लॉयर से नहीं छुपाते कुछ। ऐसे ही वास्तु वाले से भी कुछ नहीं छुपाते। अगर छुपाओगे, सपोज तुम 2 नंबरी हो, तुमने बताया नहीं 2 नंबर का काम करते हो, अपने ने वास्तु वहां पे बैलेंस कर दिया तुम्हारे घर का, फिर वही होगा जो वो चाहेगा। हाँ, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब एक व्यक्ति के जीवन में तप बहुत इंपॉर्टेंट है। तप मतलब तुम्हारा कर्म, तुम्हारा तप। जब तुम पारिवारिक जीवन में हो तो ये हिमालय पे जाके, हिमालय की गोद में ये भगवा कुर्ता पहन के तप करना तप नहीं है, ये ध्यान रख लेना। तुम्हारा तप तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारा कर्म है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लुक आफ्टर करना। ये तुम्हारा तप है। अब क्या रुकावटें आती है किसी भी व्यापारी के तप में? वो एक चीज होती है कि अपने आप को अपग्रेड नहीं करना। अब तुम्हें समझ में आ रही है मैं ये चीजें क्यों पूछता हूँ? ताकि मैं रिलेट कर सकूं कि कहीं इसका प्रोडक्ट तो नहीं आउटडेटेड है। आउटडेटेड है तो मैं उसको बोलूं कि देखो भैया, अपने वास्तु सेट करते हैं, बैलेंस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। फिर वास्तु उसी हिसाब से बैलेंस करेंगे कि उसको ये बोध आ जाए, उसके मनस्तल पे ये ये उसको ज्ञात हो जाए कि मेरा प्रोडक्ट मुझे अपग्रेड कैसे करना है। फिर क्या वो अपनी गलतियों को मानता है? 2006 से 9 में तो भैया मैंने खूब खूब ऐश करी है, खूब पैसा कमाया है, पर तुमने बताया नहीं मुझे कि 2009 से लेके और 2013 तक तुमने खूब दारू पी है, अय्याशी करी है और पैसा उड़ाया है।
तुमने उस हर व्यक्ति को अपने जीवन से निकाल दिया जिसने तुम्हें सही सलाह दी। तो क्या व्यापारी तुम्हें बताता है कि उससे गलती कहाँ हुई है? इसके इसके साथ एक चीज और हो सकती है कि वो तुम्हारे को ये कह सकता है कि मैंने अपने आप को कुछ न्यू एडिशन नहीं किया है भैया फैक्ट्री में। जैसे एक व्यक्ति की फैक्ट्री है किसी भी चीज की, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि उसकी की चेन बनाने की फैक्ट्री है। हाँ? अब कीचेन बनाने की फैक्ट्री है तो उसमें आदि आदि प्रकार के कीचेन बनते हैं, अनेकों प्रकार के उसमें डिजाइन होते हैं। तो मैंने एक व्यापारी से ये कहा कि तुम मुझे एक लिस्ट बना के दो कि तुम्हारे कौन से डिजाइन सबसे ज्यादा मार्केट में बिकते हैं। बोला जिसका वास्तु से क्या लेना देना है। मैंने कहा तुम बनाओ, बताता हूं क्या है। कोई 4-5 दिन बाद उनका फोन आया, जी लिस्ट बन गई है। करीब 350 प्रकार के की चेन्स बनाते थे। उसमें से जो बिकने वाले थे वो 100 ही, बाकी सब एवं ही। तो मैंने उनको कहा कि बाकी के जो ये 250 है ना, इनकी छटाई करो, क्योंकि जब तक खाली नहीं होना भरे नहीं जाओगे। अब समझ में आ रहा है वो कहानियां जो सुनाता हूं, वो सिर्फ एक ज्ञान के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। तो जब तक खाली नहीं हो भरे नहीं जाओगे। तुम्हारे पास जो ये अनशंट जितना तुमने प्रोडक्शन का कर रखा है, इसे बाहर निकालो और नए क्रिएटिव्स लेके आओ, नया कुछ करो। क्योंकि आउटडेटेड तुम बेच रहे हो, 250 आइटम तुम्हारी आउटडेटेड है, कहां बिकेगी? अब नया कैसे करना है, उसके लिए मुझे समझने में आ गया कि अब मुझे इसको वास्तु को ऐसे बैलेंस करना है कि इसे ये समझने में आ जाए कि न्यू क्रिएटिव कैसे लाने हैं। या तो उसे कोई क्रिएटिव हेड मिल जाए, कोई थिंक टैंक मिल जाए, जिससे कि वो ये क्रिएटिव्स को अपने एनहेंस कर सके। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? हाँ? पर अगर वो कहता है कि मेरी कोई गलती ही नहीं है जी, सब कुछ ठीक है, मेरे एंड पे तो कुछ नहीं है, ये दुनिया बावली हो गई है। एक पंडित खूब हवन करता था, खूब यज्ञ करता था, 2002 तक उसने खूब हवन किया। 2002 के बाद क्रांति आ गई, क्रांति टेक्नोलॉजी में आ गई, चीजें बदल गई। नई जनरेशन जो है वो इसमें टेक्नोलॉजी में, गैजेट में, इसमें इन्वॉल्व हो गई। कम्युनिकेशन आ गया, लोगों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया, कनेक्टिविटी हो गई। मंदिर आना कम हो गए, हवन कम हो गए। तो पंडित क्या कहता है मालूम है? अधर्म आ गया है, कलयुग आ गया है। अरे यही युग था, कोई आज कल परसों तरसों कोई ऐसा युग नहीं है। पहले भी यही युग था। अगर ये युग नहीं होता तो शास्त्र में लिखा नहीं होता कि चोरी नहीं करनी है, डाका नहीं डालना है, पराई स्त्री को नहीं देंगे। इसका मतलब वो सब होता था तभी लिखा है। हाँ? और आज भी हो रहा है। तो कैसे कलयुग है? वही युग चल रहा है। वो असुरी प्रवृत्ति के लोग तब भी थे और आज भी है। अब पंडित जी कहते हैं कि कलयुग आ गया है। उनके लिए कलयुग इसलिए आ गया क्योंकि पब्लिक अब हवन नहीं कराती है, यज्ञ नहीं कराती है ना? तो नाम क्या दे दिया? तुम पे थोप दिया गया कि तुम नास्तिक हो गए हो। पर असल बात यह है कि तुम अवेयर हो गए हो। क्योंकि अब पहले तो मंत्र यंत्र ही समझते में आता था, अब जगह जगह मेडिटेशन सेंटर बन गए हैं। तुम्हें तुमसे कनेक्ट करने के लिए मेडिटेशन की क्रियाएं आ गई हैं, योगिक क्रियाएं शुरू हो गई हैं। तो पंडित जी की विशेषताएं कम हो गई हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है लोग नास्तिक हो गए हैं। हालांकि मंदिर तुम अभी भी जाते हो, पर अनुष्ठान नहीं करवाते हो, जाके माथा टेकते हो, क्योंकि तुम्हें यह समझते में आ गया है कि मामला सारा भाव का है।
मामला ये नहीं है कि पंडित जी को तुमने 21,000 रुपए की दक्षिणा दी या 21 रुपए की। वो मिथ था कि जितनी ज्यादा दक्षिणा दोगे उतना ही पुण्य ज्यादा मिलेगा। वो मिथ था। जो सच है वो ये है कि तुम जितना ज्यादा भाव दोगे, भाव दो प्रकार के होते हैं। एक आदमी को सर चढ़ा देता है भाव, जब उसे भाव मिलता है तो सर चढ़ जाता है, और जब परमात्मा को भाव मिलता है तो तुम्हारे सर जो चढ़े होते हैं वो नीचे उतर जाते हैं। तो भाव जब देना ही है तो किसको दो? परमात्मा को दो। जब परमात्मा को भाव देते हो, अपने अंतर मन से उसे पुकारते हो, मेडिटेशन में जब तुम बैठ के ध्यान करते हो परमपिता परमात्मा का, तो तुम्हारे को इंसाइट आती है, परमपिता परमात्मा तुमसे बात करते हैं। प्रेयर्स में तो तुम बता रहे हो, सारे श्लोक, यंत्र मंत्र तंत्र सब तुम ही कर रहे हो बोल बोल के। हाँ? तुम ही सुना रहे होते हो ना कि हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, आज लॉटरी लग जाए। और जब ध्यान में बैठते हो तो परम पिता परमात्मा तुमसे कहते हैं कि लॉटरी लगेगी कैसे? तू काम कर, तू कर्म कर। तूने अगर तूने कर्म नहीं किया तो लॉटरी नहीं लगने वाली, ये कंफर्म्ड है। ये तुम्हें बोध आता है जब तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट क्लियर हो जाता है। क्या समझ में आई मेरी बात? ये जो मिथ होते हैं ना कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, सोचते हैं कि कोई बहुत ही बड़ी हस्ती हूं, कोई बहुत विशेष हूं। ये नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट होता है तभी होता है। नॉर्थ ईस्ट में कोई एयर एलिमेंट ज्यादा आ जाए तो आदमी के हवा जो है ना दिमाग चढ़ जाती है, फिर वो हवाबाजी वाली बातें करता है। तो एक व्यक्ति जो हवाबाज है, अपनी मिस्टेक्स को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, वो उसके पीड़ा का कारण है, उसके तप में। फिर देख लेना कि व्यक्ति एरोगेंट तो नहीं है। तुम्हारी एरोगेंस जो है, एक मूर्ख और एरोगेंट व्यक्ति में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों ही नहीं समझेंगे, तुम समझाओगे तो उसको। वो देखा है तुमने सुनार, एक लोहार की और 100 सुनार की, सुनी है ना कहावत? तो एरोगेंट का क्या है? एक लोहार, और सुनार की तरह बनना कि धीरे धीरे चोट देना उसको, इतनी चोट देना उसको कि उसकी एरोगेंस किल हो जाए, उसकी ईगो जो है ना उसके अंदर, उसे जो वहम है अपने बारे में, जो भ्रमित हुआ हुआ है, वो किल हो जाए। पर चोट जरूर देना। अगर सही सलाहकार हो तो चोट दोगे, और अगर पैसा के लिए काम कर रहे हो तो लो, और अपने घर पे फिर तू कौन मैं खामखा, बस तुमने वास्तु किया वो अपने घर, ना तुम्हारा वास्तु फिट होना है, चलना है, ना उसका कुछ काम होना है, क्योंकि उसकी पीड़ा क्या है? एरोगेंस। और उस एरोगेंस में उसको लगता है उसे सब कुछ आता है, और वो अपडेट होता नहीं है, अपग्रेड होता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है मुझे तो सब कुछ आता है, मेरे साथ 50 साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब। और कई बारी किसी मित्र के साथ तुम बात करते हो जो क्लाइंट भी होता है और बाद में मित्र बन जाता है, और वो एरोगेंट होता है, तो तुम उसे मुंह पे बोल देते हो कि तेरी औकात क्या है, तू समझता क्या है अपने आप को? हाँ, तेरे से बड़े बड़े बैठे हैं और जमीन पे पैर रख के चलते हैं। और तेरी जो ये फैक्ट्री बंद होने वाली है ना, ये इसलिए होने वाली है क्योंकि तू एरोगेंट है। इसलिए व्यक्ति तेरे साथ काम नहीं करना चाहता, तू महाबदतमीज है। मन करे तो बुलाइयो दोबारा, नहीं मन करे तो भी ठीक है, लेकिन तू बदतमीज है। एरोगेंट व्यक्ति किसी की सुनेगा नहीं। तुम उसे समझाने लगोगे, वो सामने से बोलेगा, तुम फिर समझाने लगोगे आराम से, वो
ऐसा ऐसा बोलेगा कि तुम चुप हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें समझ में आता है कि ये एरोगेंट वो वाला है जो मूड बुद्धि का है। मूडों को समझाने का कोई फायदा नहीं, जो बेवकूफ है, बेवकूफ बेवकूफ ही रहेगा, मंद बुद्धि ही रहेगा, क्योंकि वो उसने अपना ब्रैकेट फिक्स कर लिया है, और उस ब्रैकेट को फिक्स करने के बाद ऊपर ढक्कन भी लगा लिया है कि मैं चेंज नहीं हूंगा। और अगर कोई चेंज नहीं होना चाहता तो तुम जबरदस्ती चेंज नहीं कर सकते हो किसी को, क्योंकि वो अपनी उस प्रकृति में खुश है। एक राजा, उसका बड़ा मन था कि मुझे पता चले मैं पिछले जन्म में क्या था। तभी किसी के पास जाता है, कहता है मुझे, मेरा मन है मेरे को पता चले कि मैं पिछले जन्म में क्या था। तो उसने कहा देख मैं ध्यान लगा के बताता हूं तो पिछले जन्म में क्या था। बोला हाँ प्लीज बताओ। उसने देखा, उसने कहा देख राजा मैं तुझे बताऊंगा, लेकिन एक शर्त पे, तू मेरा सर नहीं कलम करेगा, कहीं तू ऑफुल फील कर जाए और मुझे कोई मृत्यु दंड की सजा दे दे, ये सोच के कि मैं तेरे साथ मस्करी कर रहा हूँ या मैं तुझे लेट डाउन कर रहा हूँ। तो बोला नहीं करूंगा, प्रॉमिस है, मुझे बताओ मैं क्या था। बोला तू सुअर था, पिग, पिछले जन्म में, तभी तू इस जन्म में राजा बना है। तो राजा बोला अच्छा। कहता है मुझे वो एक्सपीरियंस करना है, वो पिग तत्व, सुअर तत्व जो है, वो जो मौज है सुअर की, वो एक्सपीरियंस करनी है अपने पिछले जन्म। तो उसने कहा कर सकता है, राजमहल के पीछे की जमीन जो है वो थोड़ी खाली है, वहां एक मड पॉन्ड बना ले, मड पॉन्ड बना के वहां कोई हफ्ता 10 दिन 15 दिन रह ले, वहां पे थोड़ा एक्सपीरियंस करके वापस से आ जाना। बोला ठीक है, मड पॉन्ड बनता है। राजा सबको, मंत्रियों को बता देता है कि मैं जा रहा हूं और इतने दिन बाद आऊं। तो सब लोग कहते हैं ठीक है, व्यवस्था चलती रहेगी, जो भी सिस्टम है वो अपने हिसाब से सब लोग, सारे मिनिस्टर देख लेंगे। राजा जाता है, कीचड़ में लोटपोट होके रहता है। 15 दिन निकल जाते हैं, कोई राजा वापस नहीं आता, लोग वेट करते हैं। 25 दिन निकल जाते हैं, महामंत्री कहता है जरा देखो राजा जी ठीक भी हैं। तो क्योंकि राजा की सिक्योरिटी में लोग होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि क्या राजा ठीक है। उन्होंने कहा बिल्कुल फर्स्ट क्लास है जी, फुल एंजॉय कर रहे हैं अंदर मड में। हाँ। फिर 1.5 महीना हो जाता है, अब रानी परेशान हो जाती है। रानी पटरानी सारी रानियां मिलके जाते हैं वहां, कहते हैं महाराज कामकाज कौन संभालेगा, नुकसान हो जाएगा, लोग लूट लेंगे। और कहीं आसपास के देश में पता चल गया आप कीचड़ में लोटपोट हो रहे हो तो आक्रमण हो जाएगा कि लाला का हो गया काम। हाँ? तो राजा मालूम है क्या कहता है, बोला अब नहीं आता मैं, अब तो मुझे इसी में ही मजा आ रहा है, तुम जानो तुम्हारा राज्य जाने। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ? जो एरोगेंट होता है ना, इगोइस्टिक, जेलस, उसे उसी में ही मजा आता है। सबसे पीड़ा का कारण है ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, जिसमें आदमी व्यापार में बढ़ नहीं पाता। तुम एरोगेंट हो जाते हो कि मैं कुछ बन गया हूं, कुछ कर सकता हूं। एक सेकंड रुको, ये कौन है? हाँ, तुम एरोगेंट हो जाते हो हम्म, कि मैं इतने करोड़ का आदमी हूं। अरे कुछ ना हो भाई, अभी बताता हूँ कितने करोड़ के आदमी कब होते हैं, अभी बताता हूँ। जेलस, इगोइस्टिक व्यक्ति को तुम समझा नहीं सकते। मुझसे बड़ी मेरी मैं, गॉड लाइक फीलिंग होती है ऐसे व्यक्ति में, जो मैं करता है ना, मैंने ये किया जीवन में, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तूने सब कुछ कर लिया, लेकिन तेरे बच्चे अभी तक सुखी नहीं है, क्या मामला है? क्योंकि तूने मैं ही की है। तुमने कभी नोट किया है, मैंने एक अध्ययन किया, एक स्टडी करी कि जब डिवोर्सेस हो रहे हैं तो उस फैमिली में
क्या उनका बिहेवियरल पैटर्न रहा कि डिवोर्स हो रहे हैं? और स्पेशली केसेस वो उठाए जिसमें 3-4 बच्चे हैं, अगर घर के अंदर 2-3-4 जो भी है, सभी के घर खराब हैं, किसी के होने वाले हैं, किसी के हो गए हैं, वो केसेस उठाए। तो मैंने ये देखा कि दोनों जो बच्चे हैं उनके जो पेरेंट, उनमें या तो फादर या मदर, जब उसके एनालिसिस किए हैं तो उनसे बात करके पता चला कि मैं बहुत है। वो जो मैं थी वो जीन्स में आती गई, फिर उनके भी और उनके आगे भी। क्योंकि मेरे पास लोग आते थे, पितृदोष है जी, सारा जो कुटुंब है वो बिखरा हुआ है। कुंडली में पितृदोष दिखता है नहीं, लोग बोल देते हैं कि फैमिली सारी खराब हो रही है, एक से दूसरी जनरेशन तो पितृदोष ही है, अंशंट कुछ भी। पितृदोष दिखता नहीं, साउथ वेस्ट की दिशा बैलेंस है। हाँ, साउथ वेस्ट इम्बैलेंस होगा तो ही पितृदोष होगा। प्रॉपर बैलेंस है, स्टेबल है, स्ट्रांग है, पानी की टंकी भी ऊपर रखी हुई है, फिर भी रिलेशन डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि वो आपे की पीड़ा है। बताया है ना, 3 प्रकार की पीड़ा होती है। एक वास्तु से रिलेटेड होती है, तुम्हारे एटमॉस्फेयर से। दूसरी रिलेटेड होती है तुम्हारे कॉस्मोस से, और पहली, सबसे पहली तो तुम्हारे आपे की है। तो ये जो पीड़ाएं हैं ना, आपे की है, नाम देते हैं दूसरों का। अजी उसने ऐसा कर दिया। मेरे पास एक कपल आया, मुझे कहता है हम दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा फिर प्रॉब्लम क्या है? झगड़ों का काम मतलब रीजन कुछ तो होगा। बोले झगड़ों का रीजन ये है इसकी सिस्टर। मैं बोला कैसे? कैसे इसकी सिस्टर झगड़ों का रीजन हो सकती? बोले एरोगेंट बहुत है। मैंने कहा ठीक है, मैं सिस्टर से बात कर लेता हूं। मैंने उससे बात करी, सुपर स्वीट, डाउन टू अर्थ। मुझे लगा ये दिखावा कर रही है। मैंने उस टाइम कुछ बात नहीं करी, थोड़ा टाइम दिया। मैंने कहीं उसकी ईगो पे चोट मारी, उसकी सिस्टर। मैंने उसकी ईगो पे चोट मारी, तो वो संयम में रही, बिल्कुल डिसिप्लिन में रही। उसके बाद मुझे समझते में आ गया ये पीड़ा यहां से है ही नहीं, सिस्टर से। फिर मैंने उस कपल को बिठा के उस वाइफ के ईगो पे चोट मारी। मालूम है क्या हुआ? अब वो शर्मो शर्मी मुझे बोल कुछ नहीं पाई, पर रोने लग गई। क्योंकि उसको ये लगा कि उसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया गया है। ईगोइस्टिक आदमी को ये लगता है मेरी इज्जत कम हो गई, मुझे लेट डाउन कर दिया गया है। व्यापार में भी ऐसा होता है, लोग अपनी ईगो के चलते नुकसान उठाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो हम लेंगे जी, चाहे नुकसान में उठाए। ले लो, ले लो, वास्तु करके थोड़ी ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है वो नुकसान का सौदा है। हुँ? एक व्यक्ति अपने तप से कमाता है, किसी की खैरात से नहीं तुम कमाता। ये ध्यान रखना। तुम्हारे जीवन में जो भी आइडल है, तुम्हारी इंडस्ट्री के जो भी आइडल है, फन्ने खां जिन्हें कहते हैं, हाँ? अगर तुम उनसे जेलस फील करते हो, तुम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। जो मर्जी कर लेना, क्योंकि उस आदमी ने तप करके वो अर्जित किया है। एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से के बारे में मेरे से कहीं कोई बात हो रही थी। अरे ऐसा ही है भाई साहब, वो उसमें कमाता है पैसे। लूटमार मचा रखी है उस आदमी ने। जाओ तो 30,000 रुपए के उसके रिपोर्ट हैं, बाहर की रिपोर्ट एक्नॉलेज नहीं करता है? बाहर से मशीनें 4 ले आया है और शोर इतना मचा दिया है यहाँ पे, शहर में पूछो ना। बस बाहर रिसेप्शन पे सुंदर सुंदर बच्चे खड़े कर दिए हैं, यंग पूरा स्टाफ रख लिया है, एक अच्छा सा एम्बियंस दे दिया है, बस। अबे गधे, तुझे व्यापार ही नहीं आता करना। तू अपने अंदर ही जो टॉक्सिन लेके बैठा हुआ है ना, जेलसी का,
ये तुझे खा जाएगा धीरे धीरे दीमक की तरह। तुझे क्या करना है, वो क्या करता है क्या नहीं, तू अपना देख। याद है ना स्टोरी जंगल वाली? याद है? दो पियक्कड़। अरे तू अपनी धो ले भाई। बिल्कुल बावला हुआ है दूसरे के चक्कर में, जेलस। तुम भी कर सकते हो। अगर वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। फर्क इतना है कि उसने अपनी ऊर्जाओं को एक डिसिप्लिन में रखा हुआ है, अपने काम से काम रखता है। मेरे पास ये बच्चे आते हैं ना, ये एमएनसी वाले, ये वाइस प्रेसिडेंट जेनपैक्ट, अमेरिका में बैठे हुए हैं। भैया मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरे बॉस ने मुझे बड़ा तंग कर रखा है। मैंने कहा क्या तंग कर रखा है? आज मेरी बेइज्जती कर दी सबके सामने। अरे क्या हो गया, तूने कुछ गलती करी होगी तभी बेइज्जती हुई है। और जिसे तू बेइज्जती कर रहा है, कह रहा है ना, वो तेरा फीडबैक है। फेलियर तो होता ही नहीं जीवन में। फेल तो तुम एक ही बारी होते हो, जब श्वास बाहर गई और अंदर नहीं आई। बस वही फेल है मामला, जिसे तुम कार्डियो अरेस्ट बोलते हो। उसके अलावा तो फेलियर है नहीं। और मूर्खों की तरह लगे हो दीवार पे सर पीटने के लिए, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी बेइज्जती हो गई। वो जीजा याद है ना? याद है जीजा, जिसकी बहन भी आई थी? ओ, जिसकी बहन से उसकी शादी हुई थी। क्या कहा था मैंने? तू इज्जत इज्जत करे जा रहा है, अगले ने तुझे सारी इज्जत दे दी है? एक व्यक्ति ने अपनी बहन की शादी तुमसे कर दी, तुम जीजे बन गए, अब तुम्हें इज्जत चाहिए? अरे उसने अपनी घर की इज्जत, अपने सर की पगड़ी तुम्हें दे दी है, और क्या इज्जत लोगे? तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया है ना जनपैक्ट का। कितने लोग बनते हैं? कंपनी तुम्हें इज्जत दे रही है, तुम काम भी तो करो। तुम्हारी ईगो बढ़ गई है ना अब, क्योंकि आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जनपैक्ट। मुझसे पहली बारी फोन पे बात करी थी उसने, मुझे तब से ही समझते आ गया कि इस बंदे में प्रॉब्लम है ईगो की। नमस्कार जी, मैं जनपैक्ट का वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। मैंने कहा मैं क्या करूं? खाली हो तो आ जाओ, और भरे हो तो डुल ही जाएगा सब। मैंने कहा अगर तू चंदू का चाचा बोल रहा है तो बात करते हैं, और अगर जेनपैक्ट का वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा है तो मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मैं डायरेक्टर हूं अपनी कंपनी का। क्या समझते में आया? तो तुम्हें अपने क्लाइंट को, अपने मित्र को, खाली सिर्फ वास्तु करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें चोट देते रहना है, रुला दो। इतना रुला दो कि उसकी ईगो डेड हो जाए, उसकी जेलसी, उसकी एरोगेंस डेड हो जाए, उसे समझते आ जाए कि जितना उसने माल अर्जित किया है ना, ये एक मेरे पास आया, मैं एमए इंग्लिश, पीएचडी इंग्लिश, पीएचडी संस्कृत, एमएससी, दुनिया भर की उसने डिग्रियां मेरे को दिखा दी। तो मैंने उसको कहा तुम आए क्यों हो यहाँ? मतलब कुछ समझते नहीं आया। मतलब इतना एजुकेटेड आदमी मेरे जैसे के पास, मेरे पास तो इतनी है भी नहीं। मैं तो वेलफोर्ड की डिग्री है बस एक, बाकी ये सिविल एविएशन की है जो मैंने काम किया है, और तो मेरे पास कुछ है नहीं। पर मेरे पास क्या करने आए हो यहाँ? बोला पीड़ा है। मैंने कहा, क्या पीड़ा है? बोला वाइफ से नहीं बनती। मैंने कहा, क्या करती है आपकी वाइफ? बोला हाउस वाइफ है। मैंने कहा इतनी फीस लगेगी, पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। बोला मतलब आप कोई जादू वादू करते हो क्या, मतलब चली जाएगी मेरे को छोड़ के? मैंने कहा नहीं, मैं कोई जादू वादू नहीं करता हूँ, पीड़ा से मुक्ति दे दूंगा। बोला कब करोगे विजिट? मैंने कहा जरूरत नहीं है, यहीं दे दूंगा, यहीं दे दूंगा, नेक्स्ट 3 घंटे तेरे लिए हैं, और ये फीस उसी के हैं। उसने फीस दी। मैंने बोला तेरे को मालूम है तेरी पीड़ा क्या है? कि तू महाबदतमीज है। मैंने कहा फीस लेनी है वापस? अभी दे सकता हूँ, क्योंकि आगे इससे ज्यादा मोटे वर्ड यूज करूंगा।
सुन सकते हो तो बोलो, नहीं सुन सकते तो अपनी फीस अभी भी ले जाओ। अभी पहली लकीर है जो खींची है कि तू बदतमीज है, और दूसरी लकीर ये है कि तू एरोगेंट है। तीसरी लकीर ये है कि तुझे अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं। क्योंकि अगर तू एरोगेंट नहीं होता तो तू ये नहीं कहता कि हाउसवाइफ है, कुछ करती नहीं। ये जो छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू पाल रखे हैं ना, जरा 10 दिन बेटा संभाल के देख लेना इनको। 10 दिन ज्यादा नहीं, सर के बल आओगे यहाँ। हम्म? और छोड़ दो, कौन से राजघराने से हो तुम, क्या है तुम्हारा बैकग्राउंड। बोला जी, माय फादर रिटायर्ड रेवेन्यू ऑफिसर। मैंने कहा और उसके शॉपकीपर हैं जी, शॉप चलाते हैं। समझ रहे हो, ये बैकग्राउंड तुम्हें पहले बात करके पता चल जाएगा कि कौन से तल पर खड़ा है वो। मैंने कहा एक काम करो, थोड़े दिन अपना घर त्याग के करीब करीब 2 हफ्ते वाइफ के घर में रहो, तुम्हारा रिलेशन ठीक हो जाएगा। बोलो क्यों। मैंने कहा रहना इसलिए पड़ेगा वहां पे क्योंकि वो पिछले 3-4 साल से तुम्हारे साथ रह रही है, अब तुम्हारी बारी है रहने की उसके घर में। तो तुम्हें ये रियलाइज होगा कि दूसरे घर में जाके उस माहौल में एक नया जीवन कैसे जीते हैं। अपने घर में तो बहुत आसान है। हुँ? तुम्हारी चप्पल यहाँ गिर रही है, पैंट उधर गिर रही है, घर के अंदर लल्ला लल्ला करके माता जी घर पे चढ़ा के रखी हैं तुम्हें, है? और उसका कौन है जो अपना घर छोड़ के आई है? तुम। और तुम क्या कहते हो, कुछ नहीं करती जी, घर पे रहती है। जरा अपनी मम्मी से कहना कल से डायरी बनाएंगे कि ये क्या करती है। हुँ? और एक सीसीटीवी लगा लो घर में, ताकि दिखते में आए कि ये क्या करती है, कुछ करती है या नहीं करती है। जो सुबह टाइम मिलती है ना ये लगाने के लिए, कपड़े मिलते हैं ना प्रेस हुए हुए, क्योंकि अब तो तुम्हारी माँ को भी आदत नहीं रही काम करने की, हाउस मेकर मिल गई है। हुँ? करके देखो तो तुम्हें समझते में आएगा। तो जो भी मेरा सेशन था उसके बाद गया, फोन किया, भैया नेक्स्ट काउंसलिंग कब करोगे। मैंने कहा मैं काउंसलिंग नहीं कर रहा था, मैं तुझे तेरे से रूबरू करा रहा था कि तू क्या है। तू अफसर है, दुनिया तेरे पीछे है, तेरी चापलूसी करती है, तुझे वो सुनने की आदत है। तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, ना मैं तेरा मित्र, ना मैं तेरा भाई, ना मैं तेरा दोस्त। तूने पैसे दिए, मैंने तुझे ये बता दिया कि तेरी औकात क्या है। तुझे समझते में आता हो तो दोबारा आ जाना, नहीं आता हो तो बताना, क्योंकि यही है तू इन रियल। मैंने कहा याद रखना, 10 मिनट लगते हैं नौकरी जाने में बस, सिर्फ 10 मिनट, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि 10 मिनट में जब आ जाता है ना तुम्हारा रेस्टिगेशन, तो 11वें मिनट में तुम्हें रियलाइज होता है मैं बड़ा परेशान हूं, फिर अपनी बीवी के पास जाके रोगे। फिर वही बीवी होगी जो तुम्हें मोटिवेट करेगी, कहेगी तू टेंशन ना ले, मेरे पास एक डिग्री है, हाँ, मैं इस डिग्री से बाहर जॉब ढूंढती हूँ। जब तक तेरी नहीं लगती मैं कुछ करती हूँ। तो तेरी हजारों डिग्रियों के आगे उस एक डिग्री का उस टाइम महत्व होगा, क्योंकि उसके अंदर वो ईगो नहीं होगी कि मैं किसी अफसर की वाइफ रही हूं या हूं और मुझे अब 10,000 रुपए की नौकरी करनी है। क्योंकि उसने तो सारी उम्र फ्री में ही नौकरी करी है, कुछ मिला भी नहीं, जो मिला वो हॉलो, खाली। तो ऐसो के ऐसे ही हो गए हैं, है? जहर पी पी के। अरे भाई साहब हमने तो उसको रोटी खिलाई थी, पैसे नहीं थे, उसके बाद देखो
घर बना के बैठा है अपना, तुम भी बना लेते, तुम्हें रोका था किसी ने? भाई उसने अपने तप से बनाया है। भाई साहब दवाई के पैसे नहीं थे उसके पास, हमने लेके दी, और आज देखो मर्सिडीज में घूमता है। क्या है ये मामला कि तुम वहीं के रह गए दवाई वाले और वो मर्सिडीज में घूम रहा है? हाँ, क्या है, क्या मामला है? मामला सिर्फ एक ही है कि वो कर्म पुरुष है और वास्तु पुरुष ने उसका साथ दिया। बस इतना ही मामला है, इससे ज्यादा नहीं है। वो फोकस्ड है, उसको ना लेना देना तुम्हारी ये एरोगेंस से ना लेना। मैंने बहुत हिंदुस्तान लिवर जैसी कंपनी के सीनियर ऑफिसर्स के साथ मैंने मीटिंग्स करी हैं, एंड दे आर सो डाउन टू अर्थ, सो डाउन टू अर्थ। बात करके देखो, लगता ही नहीं इतना बड़ा अफसर होगा। कैसे बात करते हैं पियून से मालूम है? बेटा जी, बेटा जी कुछ ले आओ, बेटा जी। हाँ? और जेनपेक्ट वाइस प्रेसिडेंट, कैन यू गेट मी कॉफी? जैसे तू तनख्वाह लेता है वैसे वो तनख्वाह लेता है। हाँ, काहे की एरोगेंस? तो क्लाइंट को ऐसे रियलाइज कराना, वो धीरे धीरे ठोकते रहना उसको, कि वो अपने आप में रीइंस्टेट हो जाए। कैसे ठोकोगे? किससे, कहानियों से ही ठुकता है आदमी। सीधी बात करोगे तो उसको चुभ जाएगी। धीरे 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 उसको कंगन बना देना कि मूल्यवान हो जाए। एक बारी हथौड़ा मारोगे जोर से तो वो चीखेगा, पर धीरे धीरे उसको ठोकते रहना। फिर वो जब मित्र हो जाए, फिर वो बोलना तेरे बाप का नौकर है। हाँ, क्या समझते में आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ? तुम में से कोई अगर मुझे कुछ कहता है तो मैं बड़ा विनम्र रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे, जब मैं बोलता हूँ तो बहुत ही हार्ड बोलता हूँ, और मेरी हार्डनेस वो, फिर चाहे सर्फ यूज कर लेना या सर्फ अल्ट्रा यूज कर लेना, सफाई नहीं होने वाली। इतना पिट जाओगे, इतना रो जाओगे, क्योंकि मुझे मालूम है तुम ईगोइस्टिक हो, तुम एरोगेंट हो और तुम जेलस भी हो। तीनों ही गुण हैं तुम में। पर मैं ये कहता हूँ, मेडिटेशन करो, धीरे धीरे फ्लश हो जाएगा, धीरे धीरे फ्लश हो जाएगा, फिर सब अच्छा लगेगा। फिर तुम्हें ऐसा फील नहीं होगा, फिर तुम अपने से मतलब रखोगे। तुम ना राइट देखोगे ना लेफ्ट देखोगे। वो घोड़े देखे हैं इनके यहाँ वो पटरे रख जाते हैं। हम्म, उसको इधर उधर देखने का कोई खाई है, कोई मतलब नहीं है, उसको अपने रास्ते पे चलना है। बिल्कुल खाई साथ में ही होती है, पर घोड़ा गिरता नहीं है खाई में, क्योंकि उसको मालूम है रास्ता ये है, मुझे इस पथ पर चलना है। दैट्स इट। तुम अपना कर्म करते रहो, बेस्ट हो वर्स्ट हो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे को ये पता है कि तुमने अपना आज कर्म किया है। तुम अपने 100% में से, 100% में से बता रहा हूँ, 99% तुम्हारा भाग्य है, 1% तुम्हारा कर्म है। उस 1% में भी तुमने अगर अपना 100% दे दिया तो तुम्हें प्रॉपर रिजल्ट आता है। फिर 99% सपोर्ट करता है, प्रोमिनेंट हो जाता है वो 1%, बैक्ड अप बाय 99, उल्टा हो जाता है मामला। पर तुमने उस 1% में खोटी किया, तुमने 1% में गलती नहीं मानी अपनी, तुमने उस 1% में एरोगेंस दिखाई, तुमने उस 1% में ईगोइज्म दिखाया अपना, उस 1% में तुम जेलस हुए। ये होते के साथ ही तुम्हारी अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस है वो नलिफाइड हो जाता है। फिर तुम कहते हो पता नहीं स्टेबिलिटी क्यों नहीं आती जीवन में। कहते हो ना कि लाइफ स्टेबल नहीं है, क्योंकि तुमने स्टेबल करने की कोशिश ही नहीं करी। पिज्जा के स्लाइस की तरह होते गए हो।
इतना मामला है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब तुम्हें बताता हूँ कि प्रोफेशनली कौन सी दिशा से, तुम कौन से प्रोफेशन में हो, उसको दिशाओं के साथ मैप, क्योंकि मैं इसके ऊपर बोलूंगा तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, अभी शायद 2 घंटे तुम्हें बिठा के, पर टाइम है कुछ करने का, सुनने का नहीं। सुन तो तुम इतनी देर से रही हो और इतने दिनों से सुन सुन रहे हो। अब इट्स अ टाइम टू रीवर्क ऑन यू। और अगर अभी भी अपने विकारों को, अपनी विकृति को अपनी प्रकृति में नहीं डाल सकते हो, तो समझ लेना ताउम्र ऐसे ही धक्के खाओगे, क्योंकि इससे ज्यादा स्पष्टता से ना किसी पंडाल में बताया जाता है। क्योंकि मैं तो तुम्हें अपने अनुभव से बता रहा हूं, मैं तुम्हारे को कोई ये फिलिप कॉटलर पढ़ के नहीं पढ़ा रहा। यही है ना वो मैनेजमेंट गुरु फिलिप कॉटलर, पढ़ी है मेरे पास किताब। मैं तुम्हें जो एक्चुअल है, जो एनालिसिस है, जो व्यापारियों के साथ बैठकर उन्हें समझ के जो समझते में आया है वो समझा। जब रिजिड हो जाते हो ना, जिद्दी अपग्रेड नहीं होते। और जब अपग्रेड करने की सोचते हो और उसके साथ ये विकार ऐड कर लेते हो, जेलस के, अपने आप को कुछ समझने के, अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं रखने के, क्योंकि व्यापार इमोशनल तल पे नहीं होता, व्यापार प्रैक्टिकल तल पे होता है। क्या कहोगे क्लाइंट के आगे? रो पड़ोगे अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया? वो कहेगा अच्छा ही हुआ नहीं दिया। इतना इमोशनल ब्रेकडाउन तुम्हें कहाँ, किससे, क्या, कब बात करनी है, इसका जो समझ है वो नॉर्थ ईस्ट देता है। अगर नॉर्थ ईस्ट खराब हो ना, तो तुम एक प्रैक्टिकल आदमी के आगे रो रो के बात करोगे और वो कहेगा बाद में आई डोंट केयर। तुम्हारे मुंह पे कोई नहीं बोलता, ये ध्यान रखना, क्योंकि वर्ल्ड इज मैनिपुलेटिव। पीपल नो हाउ टू मैनिपुलेट। कोई भी नहीं बोलेगा ओके ओके ठीक है, देखते हैं, करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, बट होगा क्या? घाट के दो बात तुम्हारे को लोग पीछे से ये बात बोलेंगे, व्हाट एन इमोशनल फूल यू आर। कभी अजमा लेना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तुम लोग तो सब रहे ही हो, कि तुम्हारे साथ में बैठा हुआ व्यक्ति जो तुम्हें कहता है कि मैं तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हूं, जब कहीं पंगा होता है तो वही तुम्हारे लिए खड़ा होकर कहता है इसी का वजह से हुआ है ये, ही इज द रीजन बिहाइंड इट। जो कंपनी को सेटबैक लगा है, जो नुकसान हुआ है, इसकी गलतियों से हुआ है। साफ बोल देगा, कोई मित्रता नहीं होती। जिसे तुम फिर कहते हो हमारी टांग ही खींचते हैं लोग। अरे तुम खिंचवाते हो भाई, तभी खींचते हैं लोग टांग। तुमने मौका दिया उस गैप का, तभी वो गैप आया है, नहीं तो आम का बीज लगाने पे नीम का पौधा नहीं निकलता। ये ध्यान रखना, यूनिवर्सल लॉ है ये, किसी कीमत पे नहीं निकल सकता। तुमने नीम बोया है तो नीम ही निकलेगा, आम बोओगे तो आम निकलेगा। तुम्हारे ऊपर है तुम क्या बोते हो। वो घोड़े वाला याद रखना, ऐसे वर्क प्लेस पे फोकस, कौन क्या कहता है, क्या बात करता है, क्या सोचता है, डजेंट मैटर। क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना, है ना? पिक्चर खूब देखी है मैंने, है ना, फ्राइडे नाइट में एकदम कहीं भी कनेक्ट हो जाती है पिक्चर मुझे गाने के साथ। नॉर्थ ट्रेडर्स की दिशा है, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए नॉर्थ का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। मैं तुमको दिशाएं बता रहा हूँ, 16 दिशाओं से कौन सा ट्रेड, कौन सा व्यापार, प्रोफेशन, सर्विस मैप होती है। अपने व्यापार को, अपने प्रोफेशन को मैप कर, फिर उसके बाद एंड ऑफ दिस क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे उसको बैलेंस करके क्या होता है, और इम्बैलेंस हो तो क्या होता है।
ठीक है। टाइम क्या हो गया यार, 6 बजे क्लास है, 5:25 हो गए। हाँ, ये बड़ा पंगा हो गया है, ये जो बैक टू बैक क्लासेस लग गई हैं ऐश्वर्य। मैं कम से कम इसी टॉपिक को कम से कम 10 बजे तक पढ़ाना चाह रहा था इनको, बट पार्ट 2 में करेंगे क्योंकि अभी हम जिंदा हैं। है? ऐसा ही तो था वो उसका वेलकम पिक्चर में, हेलीकॉप्टर से उतर के कहता है अभी हम जिंदा हैं। वेरी नाइस, ऐसी ही फीलिंग रखो, इट्स ओके। लेट गो करना सीखो लाइफ के अंदर। पकड़ के बैठोगे ना चीजों को, बड़ा मामला खराब हो जाता है। लेट गो, इट्स ओके। बहुत पावर है इस वर्ड में, इट्स ओके। किसने तुम्हें कह दिया, तुम्हारा दिमाग टन 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 पेंडुलम हो गया जैसे ही तुमने कहा इट्स ओके। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स। हाउ, आई डोंट नो, बट इट वर्क्स। आज सुबह कोई, दोपहर को कोई इंसिडेंट हुआ है और अश्विनी को पता है, और मैंने जब उस व्यक्ति से बात करी है तो बहुत विनम्रता से बात करी है, और मैंने उसको ये भी कहा है मैं तेरी अश्विनी से बात कराता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी, सिंपल। क्या होगा, कोई एक दूसरे को गोली वोली थोड़ी लग जाएगी, क्लैरिटी आ जाती है। चीजों में क्लैरिटी आती है, और अगर क्लैरिटी ना हो ना तो मामला गड़बड़ हो जाता है। सामने वाले को भूलेगा होता है कि वो कोई चीज है, और कई बारी सफाई करनी पड़ती है क्योंकि वास्तु पुरुष मंडल में भिंगराज भी है जो क्लीनिंग का काम करते हैं। तो छटाई सफाई अपनी जिंदगी से भी करनी पड़ती है लोगों को, विच इज ओके, इट्स ओके। जब नहीं थे तब भी तो जी रहे थे, ये थोड़ी कि नहीं जी रहे थे, आगे भी जियोगे। ट्रेडर, कस्टमर केयर जो लोग हैं, सीआरएम मैनेजमेंट, मर्केंडाइजर, इन सब के लिए नॉर्थ की दिशा है, ये बैलेंस होते जरूर होनी चाहिए। ठीक है। डॉक्टर हो गए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, थेरेपिस्ट हो गए, योगा ट्रेनर, हीलर, किसी भी प्रकार के हीलर, उनकी जो दिशा है, प्रैक्टिस करने की दिशा भी कह सकते हो, या ये कह सकते हो कि घर में ये दिशा संतुलित जरूर होनी चाहिए, तो वो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की। नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है, ये ज्योतिष जो लोग करते हैं, जो ईश्वरीय ज्योत होते हैं, उनके लिए है कि वो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के अगर ज्योतिष करते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इंसाइट आनी बहुत जरूरी है, ज्योतिष में भी वास्तु में भी जरूरी है। इंस्पिरेशन, कोई भी व्यक्ति जो लोगों को इंस्पायर करता हो, मोटिवेट करता हो, या मेडिटेशन की फील्ड में हो, किसी ने अपना मेडिटेशन कॉम्प्लेक्स खोला हुआ है, तो उसके लिए भी नॉर्थ ईस्ट बैलेंस होते बहुत जरूरी है। ये नहीं तुम्हारा मौज मस्ती का दिशा है तो एंटरटेनमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, स्पा और रिलैक्सेशन, जो भी जिसमें फन हो, जैसे कोई रिसोर्ट ही हो गया, तो जिस व्यक्ति का वो रिसोर्ट है उसके ये नहीं बैलेंस होते आना चाहिए। ईस्ट, ईस्ट में तुम्हारी कनेक्शंस होते हैं, पॉलिटिशियन हो गए, सोशल वर्कर हो गए, नेटवर्क से रिलेटेड जो मल्टी लेवल मार्केटिंग चलाते हैं ना, कि तू मेरा माल बेच, मैं तुझे कमीशन दूंगा, फिर तू आगे और बंदे फंसा, उसके आगे और बंदे फंसा। हाँ? तो ये एमएलएम वालों के लिए भी ईस्ट अच्छा होता है, स्ट्रांग होना। एनजीओ वालों के लिए भी अच्छा होता है। एनजीओ वालों के लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि गवर्नमेंट से उनको रिबेट आता है, सब्सिडी मिलती है, जो ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट से। ईएससी मंथन की दिशा है तो लॉयर के लिए बहुत अच्छा है, बैलेंस होते आना चाहिए। डेटा एनालिस्ट, रिसर्चर एंड ऑडिटर, इन सब के लिए ईएससी का महत्व है बहुत ज्यादा। साउथ ईस्ट तुम्हारे फाइनेंसर्स हो गए, वो हर एक व्यक्ति जो फाइनेंस करता है पैसे को। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए कंपनी के अंदर, अकाउंटेंट्स हो गए। ये दिशा ऑस्पिशियस फायर होती है साउथ ईस्ट के अंदर, यानी कि शुभ अग्नि। तो साउथ ईस्ट को अच्छे से, जिसे कहते हैं, बैलेंस वैसे भी करके आना चाहिए। और कैश की भी दिशा है, ये वो कैश नहीं है, ये पेटी कैश है, ये ध्यान रखना। जो कैश होता है ये पेटी कैश माना जाता है, और जो बड़ा पैसा होता है वो नॉर्थ है। वेल्थ जिसे कहते हैं वो नॉर्थ है, और वेस्ट है तुम्हारे प्राप्ति। जब तुम्हें छोटा छोटा कैश आता है तभी तुम्हारी वेल्थ गेन होती है, ये ध्यान रखो। पर कब होती है, जब वेस्ट साउथ वेस्ट साथ में बैलेंस हो, क्योंकि वो सेविंग की दिशा है।
अगर तुम सेव नहीं कर सकते हो तो तुम वेल्थ मैनेजमेंट में वीक हो। समझते आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? साउथ साउथ ईस्ट पावर एंड कॉन्फिडेंस की दिशा है, मेंटलिस्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। जिम से रिलेटेड जो लोग हैं, बॉक्सर, रेसलर, कराटे, पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत अच्छी है। कोई भी व्यक्ति जिसका जिसे कहो कि बाहुबली आदमी हो, उसको साउथ साउथ ईस्ट बैलेंस होते बहुत जरूरी है। अगर तुम कहो कि जिसको हमने कहा बैठ जाओ वो बैठ जाए, खड़े हो जाओ वो खड़ा हो जाए, तो साउथ साउथ ईस्ट। क्लियर है? तुम्हारी मीडिया टीम, पीआर टीम, फैंस, मेडिटेशन, तुम्हारा नाम, जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी है, जैसे सेलिब्रिटीज का ही होता है मेजर, तो ये जो सेलिब्रिटी टाइप लोग हैं जो कि सोशल लाइफ में बहुत एक्टिव हैं, पब्लिक फिगर हैं, उनके लिए साउथ की दिशा। एसएसडब्ल्यू, एसएसडब्ल्यू में जो लोग क्लीनिंग सर्विसेज में है, मॉल की क्लीनिंग हो गई, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ये सोसाइटी क्लीनिंग, स्वीपर्स हो गए, प्रॉपर्टी कोलैबोरेशंस जो करते हैं, उनके लिए भी एसएसडब्ल्यू में बैठ के डील करना अच्छा होता है। क्योंकि एसएसडब्ल्यू विसर्जन है, डिस्पोज है, तो सामने वाले व्यक्ति की प्रॉपर्टी अगर डिस्पोज नहीं होगी तो तुम्हारे पास व्यापार नहीं आएगा। उसके बाद जो ड्रेन मैनेजमेंट होती है, नीचे सेप्टिक टैंक, ये वो, रेस्टोरेंट्स के अंदर सारा जितना भी उनका वो ऑयल वगैरह टैंक, ऑयल टैंक होता है, उनकी जो ड्रेनिंग मैनेजमेंट में है वो लोग। सड़क की जो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो ड्रेन मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उनके लिए एसएसडब्ल्यू और ईस्ट दोनों ही संतुलित होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स। साउथ वेस्ट की जो दिशा है स्किल की है। कोई भी ऐसा काम स्किल से रिलेटेड हो, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, हाँ, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, क्योंकि उसके अंदर सारा स्किल चाहिए, लेबर इन्वॉल्व होती है। हाँ, तुम्हारा जो भी स्किल इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री की स्कीम में भी आते हैं, कि जो लोगों को स्किल एनहेंसमेंट के लिए जो कोर्सेज कराए जाते हैं, वो हो गए। फैमिली काउंसलर्स हो गए, इन लोगों को साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए और इनका साउथ वेस्ट बैलेंस होना चाहिए। वेस्ट साउथ वेस्ट की जो दिशा है, ये तुम्हारी सेविंग भी है और नो हाउ भी है, साथ में एजुकेशन की भी। हर वो व्यक्ति जो टीचिंग में है, एजुकेशन की लाइन में है, वो लोगों के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट बैलेंस होते बहुत जरूरी है। प्लानर्स के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नो हाउ की दिशा है। साथ में जो वेल्थ मैनेजमेंट तुम करते हो, जैसे लोगों को तुम कुछ एडवाइस करते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा नो हाउ स्ट्रांग है, तभी तुम एडवाइस कर पा रहे हो कि अपनी सेविंग्स कैसे करनी है। तो जो तुम्हारी गुल्लक है उसको कहाँ रखोगे? वेस्ट साउथ वेस्ट में रखोगे। कौन से कलर की रखोगे? लाल कलर की नहीं रखना गलती से, मैरून लाल नहीं रखना। क्रीम रख सकते हो, येलो रख सकते हो, व्हाइट रख सकते हो, बेज कलर की रख सकते हो, ग्रे कलर की रख लो, वो भी चलेगी। बट green and yellow strictly no, oh green and red strictly no। ठीक है, क्लियर है यहां तक? शीतल समझते में आ रहा है? हाँ, जो मिस हो गया वो क्लास सारी वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, रजल ले लेना। और कहीं कोई डाउट होगा तो अश्विनी से पूछ लेना, मुझसे पूछ लेना। अगर जरूरत होगी तो एक बड़ा सेशन करके वो सारे डाउट क्लियर कर, कुछ मिस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है? वेस्ट की जो दिशा है ये प्राप्तियों की दिशा है। हर ये प्रिंसिपल डायरेक्शन है प्राप्ति का। तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त करना है जीवन में, अगर ये इम्बैलेंस हो तो उसका अभाव होगा। जितने तुम्हारे कमीशन एजेंट हैं उन सब के लिए बेस्ट है वेस्ट। कोई भी लाइजनिंग का काम कर लो, डायरेक्टर्स हो गए, मेंटोर्स हो गए, तुम कहीं मेंटोर हो, कोई गुरुजी हो तुम, तो वेस्ट बैलेंस होते जरूरी है। ठीक है? प्रॉपर्टी मैनेजर जितने होते हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स, उनके लिए बहुत अच्छा होता है वेस्ट। कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए भी वहां पे बैठ के काम करना या वेस्ट को मैनेज प्रॉपर रखना, बैलेंस करना बहुत जरूरी है। WNW काउंसलर्स हो गए, जो कि ये डिप्रेशन में लोग होते हैं, इनकी काउंसलिंग करते हैं, ब्रेन मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गए। साथ में जो जो, जो ये डिटॉक्सिफिकेशन के ड्रिंक्स नहीं बनाते आजकल लोग, ये पालक का जूस, 2-4 बीट रूट का जूस मिला के, है ना, उनके लिए बहुत अच्छी दिशा है
कि वो इस दिशा को संतुलित रखे और डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक मार्केट में बेच के लोगों के घरों में जहर पहुंचाए। ठीक है, क्योंकि तुम फ्रेश भी तो निकाल सकते हो, काहे बासा पीना, है ना? क्या है वो, घिए का, बीट रूट का और पालक का पानी ही तो है। वो ले आओ एक स्मूथी बनाने वाला घर में, उसमें डाल लो, 5 मिनट में वो ऐसे चक्री चल जाती है। रोज सुबह ईशा पिलाती है। पर घाट के दो पात, कुबेर जी तो कुबेर जी है, हाँ? उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम जितना मर्जी घिया पिला लो। हाँ, हंसती है ईशा। बैंकिंग, नॉर्थ वेस्ट, तुम्हारी कितनी क्रिएटिविटी है, तुम चाहते हो लोग तुम्हारी गुडविल, तुम एक ऐसा गुडविल बनाना चाहते हो मार्केट में अपनी, तो नॉर्थ वेस्ट बैलेंस होना चाहिए। लॉजिस्टिक, जो भी है लॉजिस्टिक के काम में है, उनका नॉर्थ वेस्ट बैलेंस होना चाहिए। कस्टमर केयर भी सपोर्ट होता है कस्टमर केयर में, किसी भी प्रकार के कस्टमर केयर कॉन्सेप्ट में हो तुम, तो नॉर्थ वेस्ट बैलेंस। जितना भी डेकोरेशन से रिलेटेड मामला है, NNW, अरे इंटीरियर वाले बच्चों सुन लो, इंटीरियर प्राणी सुन लो, NNW बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इंटीरियर वाले बच्चों के लिए NNW बेटर है। क्रिएटिव वर्क जो करते हैं, अगर NNW डिस्टर्ब होगा ना तो अनशंट कैरासोल भेजेंगे, ऐसे ऐसे बैनर भेजेंगे कि आदमी कहेगा गला दबा दो इस व्यक्ति का, टाइम खराब कर दिया 2 दिन। हाँ, और जो पैकिंग है, जैसे तुम कोई पैकेजिंग के काम में हो या किसी कंपनी में ब्रांडिंग करते हो, मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट में हो, तो तुम्हारे लिए NNW संतुलित होते आना चाहिए। फिर घूम फिर के तुम एन पे आ गए। अब ये जो दिशाएं हैं ना, इनमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर टॉयलेट आ गया तो इम्बैलेंस हो गई। काहे लिखते हो, सब कुछ ये वीडियो में है, फिर तुम्हें मिल भी जाता है, टाइम खराब मत करो अपना लिखने में। है? सभी लिखते रहते हो, मैं देखता हूँ ऐसे पेन चलता रहता है। क्या रिपोर्टर थे क्या पहले, जर्नलिस्ट थे क्या? शॉर्ट हैंड टाइपिंग करते रहते हो बैठे हुए। अरे सुन लो, कॉन्सेप्ट है, सुनने की विधा है। जब लिखने का टाइम आएगा तो लिख लेना, सब कुछ तो है तुम्हारे पास गूगल क्लासरूम में, कहीं भाग थोड़ी रहा है ये। टॉयलेट होगा तो इम्बैलेंस होगा, शाफ्ट आ गई तो इम्बैलेंस हो जाएगी दिशा, पिलर आ गया तो इम्बैलेंस हो जाएगी, कोई एंटी एलिमेंट आ गया, पंच तत्व याद है ना थ्योरी, एंटी एलिमेंट जैसे वाटर के अंदर कहीं कुकटॉप आ गया, NNW में कहीं कुकटॉप आ गया, तो पैकिंग में आग लग जाएगी, बिल्कुल बेकार सी पैकिंग बनाओगे। ठीक है, और एनर्जी जरूर चेक करना, अगर एनर्जी बढ़ी हुई है, जैसे साउथ ईस्ट, अगर साउथ ईस्ट में एनर्जी बढ़ जाती है तो आदमी पता है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करता है, अपने आप को कुछ समझता है, और घट जाती है तो कॉन्फिडेंट नहीं होता, कॉन्फिडेंस उसका लो हो जाता है। जैसे जेब, कहते हैं ना इस आदमी की जेब में 1 रुपया है, 1 लाख रुपए की डील कराया है, साउथ ईस्ट बढ़ा हुआ है, और जेब में 1 लाख रुपए है, 1 रुपए की डील नहीं कर सकता वो व्यक्ति, डर डर के पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, तो साउथ ईस्ट कम है। ठीक है, डायरेक्शन फॉर मनी है, नॉर्थ ईस्ट बैलेंस होते आना चाहिए, ताकि तुम्हें इंसाइट आए, तुम्हें क्लैरिटी हो कि तुम्हारे को अपग्रेडेशन की जरूरत है या नहीं है। फिर तुम्हारा टारगेट क्लाइंट कौन है, ये तुम्हारा ईस्ट बैलेंस होगा, तो तुम्हें इसका बोध होगा। फिर तुम्हें कैसे अपने आप को अपग्रेड करना है, ये मंथन का प्रोसेस चलेगा अगर ESC स्टेबल होगा। क्या समझ में आया? हाँ? और अब आगे व्यापार को कैसे बढ़ाना है, ये बताता है वेस्ट साउथ वेस्ट नो हाउ। ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट स्टेबल है, तो ये समझ लो कि तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करनी है, पैसे को कैसे जोड़ना है, और जब ये समझते में आ जाता है तो पैसा कैसे कमाना है ये भी समझ में आ जाता है, जो कि साउथ ईस्ट बैलेंस होते आ जाता है। ठीक है, टिन 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 टिन, स्कूल में बजती थी ना घंटी। मास्टर क्लास पार्ट 1
खत्म होता है तुम्हारा मनी एंड वास्तुशास्त्र का। अब अपने प्रोफेशन को मैप करो। मैप करने के बाद तुम दिशाएं लिख लो। उन दिशाओं में देखो क्या असंतुलन है, क्या इम्बैलेंस है, उसकी एक रिपोर्ट बनाकर अपने अपने मेंटोर को रात को 11 बजे से पहले पहले सबमिट करो। मैं तुम सबसे 11 बजे मिलूंगा।